आ रहा है ना। आए तभी मतलब हेलो, कोई तो बोलो। यस। ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, इसमें चयनात्मक छिद्र होता है। छिद्र का खासियत होता है कि बड़े कण को अपने से होकर जाने देता है, छोटे कण को जाने देता है, बड़े कण को जाने नहीं देता। अपना जो विलायक होता है उसका आकार, कण का आकार छोटा होता है और विलेय का आकार कण बड़ा होता है, इसको फिल्टर होने नहीं देता, रोक देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और ये कब काम करता है, जब हम इसको क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक तो है सभी सर, हाँ हाँ बोल ना। सर वाले लोग का क्लास है 2 मिनट में खत्म होगा, रुकने बोल रहे हैं। किसका क्लास है? मैथ्स वाले लोग का, किसमें क्लास है उनका? तिगाला सर का। 2 मिनट। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, अर्धपारगम झिल्ली क्लियर था तुम लोग का? अब सब कुछ सही हो रहा है? नहीं, मैं देखो आपको ना बाद में कैसे पढ़ना है पेपर के लिए वो बताया जाएगा, अभी सबको पढ़ना है अपने बेसिक ठीक करने के लिए। ठीक है। तो प्रेशर देने पर ये क्या होता है, छोटे छोटे कण को अपने से ऊपर जाने देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या प्रासरण कहते हैं। प्रासरण क्या होता है, शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का श्वेता प्रवाह क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा पानी का पानी है ना, तो ये विलायक हो गया। ये तुम्हारा सॉल्ट वाटर जानते हो ना, समुद्री जो वाटर होता है, समुद्री जल होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट वाटर कहते हैं। उसमें पानी भी होता है और वो नमकीन होता है। नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, NaCl के कण होते हैं। अब क्या किया जाएगा, जैसे इसको हम लोग रखे, एक साइड हमने पानी रख दिया है और एक साइड हमने सॉल्ट वाटर रख दिया है। ठीक है। और बीच में हमने लगा दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रासरण हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो जैसे ही आपने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया तो क्या होगा, ये जो विलायक है, शुद्ध विलायक के कण है, अधिक सांद्र है ये, सॉरी क्या लिखा है, ये कम सांद्र, इधर क्या है तुम्हारा, कम सांद्र से क्या करेगा, अधिक सांद्र की ओर क्या करने लगता है, प्रवाह करने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस में होता क्यों है, हमको प्रासरण को रोकने, देखो प्रासरण दाब की आवश्यकता क्यों पड़ा ये भी सोचो। ये क्या करता है, प्रासरण प्योर से इम्प्योर की ओर लेके जाता है। आपको पता है कि जो पानी होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है कि नहीं होता है। जबकि जो समुद्री पानी होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है ना, उसको कोई पी सकता है क्या? उसको पीने योग्य बनाने के लिए वहां से नमक के कण को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, प्रासलन दाब का उपयोग क्यों पड़ा है। ठीक है। ये प्यूरिटी से, किसी भी चीज को प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी की ओर लेके जाता है, शुद्धता से अशुद्धता की ओर लेके जाता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर लेके जाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए हमको प्रासलन देना पड़ता है या प्रासलन की क्रिया करवाना पड़ता है। ठीक है। क्या होता है प्रासलन, समझ आया? कोई बोलेंगे? हेलो। ठीक है। तो प्रासवन समझ आ गया। प्रासवन की क्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता हाँ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर फ्लो होता है। और चूंकि इसका जरूरत क्यों पड़ा, मैं बताया हूँ कि शुद्धता से अशुद्धता की ओर लेके जाता है, प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी की ओर हो जाता है, इसलिए प्रासवन दाब की आवश्यकता। प्रासवन दाब क्या होता है, प्रासरण एक अणुसंख्यक गुण है। ठीक है। प्रासरण की क्रिया प्रासरण दाब के द्वारा ही संपन्न होता है। प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, प्रासरण दाब के द्वारा संपन्न होता है। प्रासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसकी पहला परिभाषा क्या है, दो परिभाषा दिया गया है। पहला परिभाषा क्या बोलते, परिभाषा और उसके लिए प्रैक्टिकल करके दिया गया है। तो क्या किया गया है, ये हमारा एक चित्र है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, चित्र ए में वर्णन किए गए प्रयोग में यह पाया गया है कि कुछ समय पश्चात, नया नया चीज आते रहता है, कुछ समय पश्चात शिथिल कीप में विलयन का स्तर बढ़ना स्तर का बढ़ना रुक जाता है। इस अवस्था में विलयन की स्थितिक दाब, स्तंभ का स्थितिक दाब इतना होता है कि वह विलायक का विलयन में होने वाले प्रभाव को क्या कर सके, रोक सके। चलो प्रैक्टिकल को समझते हैं। ये है तुम्हारा विलयन, ये क्या है तुम्हारा विलयन, ये है तुम्हारा विलायक। ठीक है। ये है विलयन, ये है विलायक। अब क्या करा जाएगा, और यहां पर लगा हुआ है, देखो समझ नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
ये विलयन है, ठीक है, ये विलायक है। कैसा विलायक है? शुद्ध विलायक है। अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लगा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे इसको हम लोग रख कुछ देर के लिए रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ सर, ये जो विलायक है, ये जो विलायक है, ये इसकी सांद्रता क्या है? कम है। और जो विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है, और यहाँ पर लगा है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से ये विलायक के कण यानी पानी क्या होगा? विलयन में जाते जाएगा, और विलयन में जाते जाता है वैसे वैसे इसका जो लेयर है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये बढ़ता हुआ शो होगा। ये धीरे धीरे क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, अब ये जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर बाहर से एक दाब देंगे। बाहर से हम लोग क्या देंगे? एक दाब देंगे। और इतना दाब देते हैं, देखो दाब देंगे तो क्या होगा, ये जो क्रिया है, ये जो विलयन की जो मात्रा है ना, वो बढ़ना वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और एक ऐसा इतना एक कंडीशन में इतना दाब आ जाएगा कि ये जो प्राशन की क्रिया है वही क्या हो जाता है? रुक जाता है। और जिस दाब पर प्राशन की क्रिया रुक जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। हेलो, जिस दाब पर क्या होता है? प्राशन की क्रिया क्या हो जाता है? रुक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अगर एकदम हेल्दी लगा, एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो आसान समझिए कि ये विलयन है, ये विलायक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे यहाँ पर तो जैसे ही क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको रोक देंगे, चालू रखेंगे ना, विलयन हो या अर्धपारगम्य झिल्ली और विलायक को, तो इसमें प्राशन की क्रिया होना चालू हो जाएगा। प्राशन की क्रिया चालू होने होगा तो क्या होगा, इसका ये जो मात्रा है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। विलयन की मात्रा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब ये इसकी मात्रा ना बढ़े, इसके लिए हम इसको बाहर से क्या करेंगे? एक दाब देंगे। और वो दाब इतना रहेगा कि ये जो प्राशन की क्रिया हो रहा है उसको क्या कर देगा? रोक देगा। प्राशन की क्रिया क्या कर देगा? रोक देगा। तो प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए जितनी दाब देना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। आया समझ? प्राशन की क्रिया से उत्पन्न वह अतिरिक्त द्रव स्थितिक दाब जो विलायक का विलयन में, देखो विलायक का विलयन में प्रवेश को क्या करता है? रोक दे, प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, विलायक का विलयन में प्रवेश को रोकने से क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है? देखो ये है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, एस लिखा है माने सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये क्या है? तुम्हारा विलयन है, पानी सॉरी विलायक है, पानी डब्ल्यू लिखा है माने पानी है, और विलायक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसमें विलय के कण क्या है? घुले हुए हैं। इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता क्या है? कम है। ठीक है, और यहाँ पर लगा है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ पर इसका सबका नाम दिया है, ये एक इस वाले जो कक्ष है उसको एस नाम दे दिया गया है, इस वाले कक्ष को डब्ल्यू नाम दे दिया गया है, बीच में क्या लगा दिया है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब क्या करेगा होगा, जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये जो पानी के कण है वो किसमें जाने लगेगा? विलयन की ओर गति करने लगेगा। किधर जाने लगेगा? विलयन की ओर गति करने लगेगा। अब ये विलयन की ओर जैसी गति करेगा, सॉरी मैं ये थोड़ा सॉरी 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 क्या हो रहा है रे मेरा, एक मिनट में करेक्ट कर रहा हूँ। ये विलयन है, ये क्या है? तुम्हारा विलायक है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो थोड़ी देर में क्या, जैसे ये सब पूरे सिस्टम लगाएंगे तो प्राशन की क्रिया शुरू हो जाएगा। प्राशन की क्रिया शुरू हो जाएगा तो ये विलायक के कण है या पानी है वो विलयन की ओर जाने लगेगा, और विलयन की ओर जाने लगेगा तो ये विलयन का जो लेयर है वो ऊपर की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि विलायक के कण विलयन की ओर जा रहा है, मैंने प्राशनिक क्रिया चालू हो गया है। तो इस प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन या इधर कक्षा डब्ल्यू पर एक दाब लगाएंगे, और वो दाब इतना होगा कि ये प्राशनिक क्रिया को क्या कर सके? रोक सके। प्राशनिक क्रिया क्या कर सके? रोक सके। तो जितना जो दाब प्राशनिक क्रिया को रोक सकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। क्लियर है? और अच्छे से यहाँ पर है, प्राशन की क्रिया विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाले आवश्यक बाह्य दाब प्राशन दाब कहलाता है। आया समझ? प्राशन दाब किसे कहते हैं? विलायक के कणों का विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। या अगर सिंपल शब्दों में लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो कि प्रासरण दाब वह दाब है जिससे प्राशन की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है।
प्रासरण दाब वह दाब है जिससे क्या होता है, प्रासनिक क्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख लोगे एक नंबर। ये देखो, ये दोनों चीज को आपको नहीं लिखना है, ना तो इसको ये वाली प्रथम परिभाषा लिखना है, ना द्वितीय परिभाषा लिखना है, आपको केवल ये लिखना है प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो प्रासरण दाब वह दाब होता है जो प्रासनिक क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक और परिभाषा बन जाता है जो आगे हम लोग का काम आएगा। ठीक है, वो परिभाषा क्या है, ठीक है, विपरीत प्रासरण बोलेंगे उसको। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा, देखो अभी जब प्रेशर देते हैं तो प्रासनिक क्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर को हम इतना बढ़ा दें, इस प्रेशर को हम क्या कर दें, इतना बढ़ा दें कि ये जो प्रासनिक क्रिया वो क्या होने लगे, उल्टा होने लगे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत प्रासरण कहते हैं। ठीक है, प्रासरण को हम लोग क्या है, प्रासरण को रोकने के लिए जितनी दाब की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब को हम इतना बढ़ा दें कि जो प्रासरण की क्रिया वो क्या होने लगे, उल्टी दिशा में होने लगे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रति प्रासरण कहेंगे। ये आगे है। ठीक है, चलो एक और परिभाषा दिया है तीसरा, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है, एक चित्र में प्रदर्शित किया गया, और क्या प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। ठीक है, किसी विलयन का प्रासरण दाब, किसी विलयन का प्रासरण दाब, नहीं आ रहा है, किसी विलयन का प्रासरण दाब विलयन पर लगाए जाने वाले वह अतिरिक्त दाब है जो विलयन का प्रासरण दाब बढ़कर, जो विलयन का प्रासरण दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब की क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। सॉरी, इसको मैं ठीक से पढ़ा नहीं था इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें ये समझा गया है, ये विलयन है। ठीक है, सॉरी ये पानी है, ये क्या है तुम्हारा, विलयन है। और आपको क्या पता है, अगर ये शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, सॉरी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो किसी विलयन का प्रासरण दाब विलयन पर लगाया जाने वाला वह अतिरिक्त दाब है जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, तुल्य हो जाता है। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं किसको पढ़ा रहा हूं करके। हेलो, कोई तो रिस्पॉन्स करो रे, मोबाइल को मैं खच्चा। ठीक है, मेरे सबको पता है जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो मेरे से नहीं हो पाता क्लासेस। हाँ, लेकिन जिसका माइक में आवाज आ रहा है वो बंद कर देते। हाँ चलो ठीक है, तो देखो आपको पता है ये जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो तीसरी परिभाषा ये बोल रहा है कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमको बाहर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, उस दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। ठीक है, तो फिर प्रासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए, अब ये वाली परिभाषा तुमको याद रखना है, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब को क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, बाकी चीज को केवल आपको यानी कि समझने के लिए पढ़ाया गया है, ये वाली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला, और किस पर लगाया जाता है, विलयन पर, विलायक पर, हाँ विलयन पर लगाया जाने वाला बाह्य दाब को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो ये पाई मतलब क्या होता है, प्रासरण दाब इज इक्वल टू होता है दाब के बराबर होता है। मैंने प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो किसका होता है, तुम्हारा प्रासरण दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो पाई का निर्धारण करते हैं, और किससे निर्धारण किया गया है, आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्योर वाटर है, ये तुम्हारा क्या है, विलयन है, बीच में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है,
तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये पूरी सिस्टम तैयार हो जाएगा तो ये शुद्ध जो प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक के कण किसकी ओर जाने लगेंगे, तुम्हारा विलयन की ओर जाने लगेगा। विलयन की ओर जाएगा तो देखो ये यहाँ तक भरा था, इसका स्तर घट गया। ठीक है, ये यहाँ तक भरा था तो इसकी स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक का स्तर घट रहा है और विलयन का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को रोकने के लिए कि ये क्या हो रहा है, शुद्धता से शुद्धता की ओर, इसको रोकने के लिए ये देखो ये विलयन के ऊपर हम लोग दाब लगाएंगे। ये देखो ये विलयन है कि नहीं है, विलयन के ऊपर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। और विलयन के ऊपर दाब लगाएंगे तो उतना दाब रहेगा कि प्राशन की क्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा कैसे पता चलेगा, एक समय में दोनों साइड का जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसी साइड का स्तर ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। उस समय को हम ये मानते हैं कि वहां पर प्राशन क्रिया रुक गई है। और उस प्राशन क्रिया को रोकने के लिए जितना बाहर से दाब दिया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। किसी डाउट है, एक बार में पढ़ के जाना और दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका रिलेशन को किससे निकाला गया है, आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण सबको पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पी क्या होता है तुम्हारा दाब, वी क्या होता है आयतन, एन क्या होता है तुम्हारा मोलों की संख्या, आर क्या होता है गैस नियतांक और टी क्या होता है टेम्परेचर। इतना तो पता है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका किससे रिलेशन निकाल रहा है, गैस समीकरण से। ठीक है सर आपका आवाज कट रहा है। रुको मैं नेट चेक कर लूं क्या। आज तो कनेक्शन अच्छा है रे, बहुत अच्छी नेट में बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है। हाँ ठीक है, देखो ये जो पाई है उसको क्या माना गया है, आपको दाब के थोड़ा एडजस्ट कर ले योगिता। कैसे रुक रहा है, आपके साइड का आवाज कट रहा है। सबको कट रहा है कि आवाज की खाली योगिता कट रहा है, योगिता ठीक है। तो देखो देखो अभी हमने, अच्छा ठीक है, थोड़ा योगिता एडजस्ट कर लेना ना। ये पाई मतलब हमने क्या माने, प्रासरण दाब, पाई इज इक्वल टू क्या, प्रेशर ही एक नहीं है। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या है तुम्हारा, सिंपल प्रेशर से, और यहाँ पर क्या है पाई का मतलब क्या है, प्रासरण दाब से है कि नहीं है। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर है, तो इसी बस को चेंज किया है। देखो पी को क्या लिखा गया तुम्हारा, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, उसके बाद पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन वी बट एन वी आर टी। तो एनवी मतलब हमको पता है क्या होता है, सांद्रता होता है सी। ठीक है, मोलों की संख्या बटे बटे आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता सी होता है। तो इसको सी लिया गया है, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। ठीक है, यहां पर एन को समझा दी गया, एन इज इक्वल टू एन बी। एन बी मतलब क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या, और सी क्या है तुम्हारा सांद्रता है, टी क्या है तुम्हारा टेम्परेचर, और आर क्या है तुम्हारा गैस नियतांक। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये तुम्हारा आदर्श गैस समीकरण है। यहाँ पर प्रेशर लिया गया, और उस प्रेशर अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने प्रेशर को क्या माना है, प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब को कैसे प्रदर्शित करते हैं, पाई से, तो केवल पाई लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है एन बटे बी, और एन बटे बी आपको पता है कि वो किसको बताता है, सांद्रता से। ठीक है, अगर इसकी आयतन 1 लीटर है, इसकी आयतन क्या है, 1 लीटर है, और इसमें हम लोग जितना मोल डालेंगे उतना उसकी सांद्रता क्या होगा, बढ़ेगा। तो एन बटे बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी आता है यहाँ पर। फिर क्या है, तो दिए गए टेम्परेचर पर, और यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर मायने रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर में सबकी विलेयता या फिर प्रेशर वगैरह सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, सी आर टी आप निकाल के आओ। यहाँ पर टी है और आर अगर क्या हो, स्थिरांक मान ले हम, यहाँ पर टेम्परेचर और आर को क्या मान ले, स्थिरांक मान ले, अगर एक के बराबर मान ले, क्योंकि टेम्परेचर को हम स्थिर मान ले और आर को स्थिर मान ले, क्योंकि गैस स्थिरांक तो निश्चित होता है। तो आपको क्या पता चलता है कि जो प्रासरण दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है। और आप ये बोल सकते हो कि मोलों की संख्या बटे आयतन के समानुपाती होता है प्रासरण दाब। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो एन, और एन मतलब क्या हुआ, मोलों की संख्या, और किसके मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर कोई भी चीज विलेय की संख्या पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एन मिल गया, और एन क्या है तुम्हारा, एन भी है वो विलेय की संख्या। ठीक है, तो
विलयन का प्रासवन दाब उसके मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, तथा पाई का मान विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः प्रासवन दाब क्या है तुम्हारा? अणु संख्या गुणधर्म है। पहले ही परिभाषा पढ़ के आ चुके हो कि अगर किसी भी चीज का वैल्यू अगर विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है माने वो अणु संख्या गुणधर्म है। और ये हम लोग चौथा टाइप से अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ये हमको वैल्यू मिल गया है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है? एनवी बटे आर टी। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से समझा दिया, एन इज इक्वल टू एनवी, या उसको क्या बोलते हैं? विलेय की मोलों की संख्या। या एन बराबर आपको मोलों की संख्या बराबर क्या पता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। और ये वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दिया गया है एन पर। तो आपको क्या मिलता है? डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, गैस नेट आर, और ये टेम्परेचर यहीं का है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एम बी विलेय का आणविक द्रव्यमान और बी मिलता है। और ये वाली जो रिलेशन है वो क्या है तुम्हारा? प्रासरण दाब से अणुभार का निर्धारण करना। आपको पूछा जाता है प्रासरण दाब से अणुभार का क्या करना? निर्धारण करना। सॉरी, इसको ठीक कर लेना, तो ये एम बी है, गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना, एडिट करते समय भूल गया है, ये नोट कर लो कॉपी में। ये क्या है? डब्ल्यू बी नहीं है, ये एम बी है। ये एम बी को यहाँ पर ला गया है और एक पाई को यहाँ पर लेके गया है। समझ आया? पीपीटी भी गलत बना हुआ है, इसको ठीक कर लेना। पीडीएफ जो बनाया हूं उसमें ये यहाँ से ये ऐसा जस्ट पक्षांतर है। आया समझ ये? हेलो, आया समझ? बन जाएगा? यस सर। कि ये अणुभार का निर्धारण कर रहा है, ये कैसा मिला है आपको? पता चल गया कि पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी होता है। यहाँ पर एन मतलब है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे आणविक भार। तो यही चीज को तो यहाँ पर रखा गया इनके जगह। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लेना ये वाले को, ये यहाँ पर एम बी है ये। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई पाई बी होगा। और ये फिर ये समझा रहा है वही, ये मोलों की संख्या पर कैसे निर्भर करता है ये समझा रहा है। ये ध्यान से देखो, ये देखो, ये तुम्हारा पानी है, ये पानी है, और बीच में आपने मेम्ब्रेन डाला है, सेमी कार्बोनल मेम्ब्रेन। ये कणों का कहीं भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अपने जगह वो स्थिर है। दिख रहा है? लेकिन जैसे यहाँ पर आपने क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाल दिया। C6H12 मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। जैसे इधर वाले पानी में आपने ग्लूकोज डाला तो क्या बन गया तुम्हारा? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। और इधर का सांद्रता बढ़ गया और इधर की सांद्रता पहले जैसा था वैसी हो गया। मतलब ये हुआ कि ये पानी का सांद्रता कम है और इसमें ग्लूकोज डालने के बाद इसकी सांद्रता क्या हो गया? बढ़ गया है। और जैसी सांद्रता पर बढ़ा तो देखो पानी का जो लेयर है वो जो स्तर है वो घट रहा है, और इधर जो विलयन बना है उसका स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यही क्रिया किसको समझा रहा है? मोलों की, यानी कि एन पर निर्भर करता है। एन विलेय, एन इज इक्वल टू विलेय का मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये होता है मोलों की संख्या पर या एन पर कैसे निर्भर करता है? अगर इसकी सांद्रता को ज्यादा मात्रा में बढ़ाओगे तो पानी का प्रासरण और अधिक मात्रा में होगा, लेकिन अगर आप कम मात्रा में डालोगे तो प्रासरण क्या होगा? कम मात्रा में होगा। आया समझ? कैसे रिस्पॉन्स नहीं करते? ये जो मैं समझाया वो समझ आया? यस सर। ठीक है, ये लेयर बराबर है, यहाँ पर आपने डाला है तो ये विलयन बन गया। विलयन बना तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, इसकी सांद्रता घट गया। बीच में आपका अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा हुआ है, तो अब क्या करेगा? ये पानी के कण विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे पानी का स्तर घट रहा है और विलयन का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यदि आपने 2 ग्राम डाले होंगे तो प्राशन क्रिया कम होगा, 10 ग्राम डाले होंगे तो प्राशन क्रिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सीधा किस पर निर्भर करता है? विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, और विलेय की संख्या पर निर्भर करते है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, तो आपने 4 तरह का अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ लियो। ठीक है, और चारों का रिलेशन आपको बताना है किससे? एमबी के साथ बनाना है। इसको करेक्ट कर लेना सब। ठीक है, कर लोगे ना करेक्ट? यस सर। सर फिर एक है, ये वाला पेपर में पूछा जाता है, बार बार काम आता है। क्या नाम है? बर्कले हार्टले का विधि। ठीक है, इसमें इसने क्या किया था, बाकी तुम लोग पढ़ लेना, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ये विलयन है, ये भी विलयन है, और बीच में डाला हुआ है पानी। ठीक है, और ये जो काला काला दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा? अर्धपारगम्य झिल्ली।
ठीक है, ये जो काला काला दिख रहा है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये है तुम्हारा केशिका नली। केशिका नली क्या काम आता है, ये जो शुद्ध विलायक है या जो पानी है उसकी स्तर को मापने का काम आता है। ठीक है, यहाँ पर पानी जो अगर डला होगा इतना मात्रा में तो ये यहाँ तक का स्तर आएगा। ये यहाँ पे पानी डला है, ऊपर में विलयन डला हुआ है। ठीक है, ये टोटीदार कीप है। टोटीदार कीप क्या करता है, ये पानी के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर किस पे डाल रहे हैं वो भी ध्यान देखो, क्योंकि प्राशन क्या बोलता है, विलयन पर प्रेशर डालते हैं। तो ये विलयन है कि नहीं है, विलयन पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और कितना प्रेशर डाल रहे हैं मापने के लिए यहाँ पर मापक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दाब मापक। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सब लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पर एक सरंध्र पात्र की ठीक है, एक सरंध्र पात्र होता है, ये वाले जो होता है ना छिद्र छिद्र, इसको उसका बोलते हैं सरंध्र पात्र बोलते हैं, जिसकी दीवारों पर कॉपर फेरोसाइनाइड का जमा होता है। ये कॉपर फेरोसाइनाइड क्या होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड ना कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक वाला, और कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली क्या क्या बनाया जाता है, और बनाया जो वाला जो होता है ना कृत्रिम वाला, वो क्या होता है तुम्हारा कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये जो होता है, इस पर जो काला काला दिख रहा है, इस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या होता है, जमा होता है, जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा व्यवहार करता है। इसमें गन मेटल से बने सिलेंडर बाह्य पात्र में बाह्य पात्र में बंद किया गया है। इसमें एक पिस्टन एवं दाब मापी लगा होता है। देखो, तो ये पानी डाल दिया है, फिर इसमें क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया गया और एक दाब मापी लगा दिया। ठीक है, और ये सरंध्र पार्ट के एक साइड क्या लगा दिया है, केशिका नली, और दूसरा तरह क्या लगा दिया है, टोटीदार कीप। टोटीदार कीप क्या करता है, पानी अगर कम हो गया तो इसकी मात्रा को बढ़ाने का काम आता है। और ये केशिका नली काम क्या है, ये पानी के स्तर को नापता है कि कितना ऊपर तक है। ठीक है, इसमें पानी डाला है तो इसका ये स्तर को मापने का काम आता है। ठीक है, विधि क्या होता है, जिस विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करना है, हमको कोई भी हो सकता है, उसकी हमको प्राशन दाब ज्ञात करना है, उसे धातु के पात्र में भर दिया जाता है। तो जिसकी भी प्राशन नापना है उसको ये विलयन है, तो यहाँ पर क्या कर देता है, पूरी का भर दिया जाता है। मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये यहाँ पे भर दिया जाता है, ये विलयन है जितना भी लिखा है वहां पे भर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही भरा जाएगा, ये जो काला काला दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा है। तो प्राशन की क्रिया क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और प्राशन की क्रिया जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको क्या दिखेगा, ये जो केशिका नली है उसका लेयर घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि पानी कहाँ जा रहा है, विलयन की ओर जा रहा है। पानी किधर जा रहा है, विलयन की ओर जा रहा है। तो ये केशिका नली का स्तर क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। अब ये घट रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इस पर दाब देंगे। बाहर से क्या करेंगे, दाब देंगे। और दाब कहाँ से देंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक दाब लगाएंगे, और ये दाब किस पर लगेगा, विलयन के ऊपर लगेगा। ठीक है, जैसी दाब यहाँ पर देंगे तो दाब तो यहाँ पर नोट हो जाएगी कि आप कितना दाब दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दाब देंगे तो हम ये देखते हैं कि एक समय बाद ये जो केशिका नली है वहां से पानी का लेयर अब घट नहीं रहा है, जितना है उतना ही है, ना तो कम हो रहा है ना तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जहां पर ये इसका जो केशिका नली है वहां पर वाटर लेवल जहां पर स्थिर हो जाता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वहां पर प्राशन की क्रिया क्या हो गई है, रुक गई है। ठीक है, और प्राशन की क्रिया जिस दाब पर रुकी है उसको हम लोग यहाँ से माप लेते हैं, और वही दाब क्या होता है तुम्हारा, प्रासलन दाब होता है। ठीक है, उस दाब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रासलन दाब बोलेंगे। ठीक है, आया समझ। ये बाकी चीजें वहां पर मैं बोल चुका हूं, जो यहाँ लिखा हुआ है वो अपने से पढ़ लेना। ठीक है, सर। तो ये पेपर में पूछा जाने वाला भी है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। बर्कले हार्टले का विधि को लिखिए। तो ये डायग्राम बस सिंपल सा बनाना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ इस विधि की विशेषता क्या है, तो ये विशेषता नीचे लिखा गया, वो पढ़ लेना। दो एक फिर प्राशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आपने अभी प्राशन पढ़े कि प्राशन की क्रिया होती है, तो कितने प्रकार की प्राशन की क्रिया होता है ये भी है। ये पेपर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिंपल पता होने चाहिए। एक होता है अंतःप्रासरण और एक होता है बाह्य प्रासरण, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें दिख रहा है ये क्या है, तुम्हारा किशमिश है। किशमिश को आपने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। किशमिश को आपने किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए।
तो क्या होगा, किशमिश थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है, फूलता है ना। और किशमिश का जो बाहरी लेयर होता है वो कैसे काम करता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जैसा काम करता है। युक्ति पड़ोती का करिश्मा, ठीक है। मैं कहा था अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी कोशिका के अंदर की ओर होने वाले विलायक का प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्राशन। विलायक मतलब वही है ना, पानी का प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्राशन। ये देखो, ये किशमिश पहला एकदम सा सिकुड़ा हुआ है, इसका जो बाहरी लेयर होता है वो कैसे काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा। जैसे इसको पानी में डालोगे तो किशमिश के अंदर की सांद्रता ज्यादा है और पानी की सांद्रता क्या है, कम है। तो क्या करेगा, पानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है और थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये क्रिया क्या कहलाता है, अंतःप्राशन कहलाता है। ठीक है, फिर आता है बाह्य प्राशन। प्राशन के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली में से बाहर की ओर निकलना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य प्राशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये दिख रहा है, ये अंगूर है, अंगूर पहले तो फूला फूला है, सॉइल है, ठीक है। इसको अगर हम किस में डाल दें, सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दें, नमक के पानी में डाल दें, तो थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि वो क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। क्या हो गया है, सिकुड़ गया। इसमें क्या कर रहा है कि पानी का कम, मतलब ये हो रहा है कि जो अंगूर के अंदर का पानी है उसकी सांद्रता कम है, ठीक है, और आपने जो सॉल्ट वाटर डाला है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये भी मूव करेगा, और मूव करेगा तो जो अंगूर का जो पानी था वो सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या होते जाता है, की ओर गति करने लगता है, जिससे अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य प्रासरण कहते हैं। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा प्रतिलोम प्रासरण। क्या है, प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम प्रासरण में क्या होता है, यह देखा गया है कि देखो, प्रासरण आपने पढ़ के आया ना, तो इसको जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। प्रासरण की क्रिया में क्या होता है, ये देखो, ये तुम्हारा विलयन है और ये तुम्हारा वाटर है, ठीक है, ये विलायक है। तो विलायक का जो विलायक के कण क्या होता है, विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, विलयन पर एक दाब लगाते हैं, जिससे प्रासरण क्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। और प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। क्लियर है। अब ये सोचो कि अगर हमने विलयन साइड प्रेशर को हमने इतना बढ़ा दिया, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब जो विलयन में जो जल के कण है वो किधर की ओर मूव करने लगता है, फ्रेश वाटर की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो ये क्रिया क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने प्रासरण दाब को रोकने के लिए जो दाब लगाया है वो क्या कहलाया, आपने सॉरी, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया वो क्या कहलाएगा, प्रासरण। क्लियर है। लेकिन आपने प्रासरण दाब को इतने मात्रा में बढ़ा दिया कि अब विलयन में जो जल के कण थे या विलायक के कण थे वो फ्रेश वाटर की ओर क्या करने लगे, गति करने लग जाए। तभी इस क्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें दाब प्रासरण दाब के बराबर होता है और इसमें जो बाह्य दाब होता है, ये पी मतलब क्या है, बाह्य दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा हो जाता है, प्रासरण दाब से ज्यादा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आया समझ। यह देखा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस जानते हो ना, आरओ जो घर में लगा होता है इसी सिस्टम पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। यह देखा गया है कि यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो प्रासरण की दिशा में, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया आ जाती है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, आ जाती है। अर्थात विलायक के कण विलयन में से निकलकर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रासरण बोलते हैं। आया समझ। यस सर। ठीक है, चलो गुड, आ गए होगे समझ। तो ये 5 लोग कौन कौन निकल के गए उनका नाम बताना तो। ठीक है, तो ये बस इतना ही याद रखना। ये जो प्रेशर, ये जो पी लिखा है वो बाह्य दाब के बारे में बोल रहा है। वो बाह्य दाब इतना लगा दें कि प्रासरण की क्रिया रुक जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब के बराबर होता है। लेकिन बाह्य दाब इतना लगा दें कि वो प्रासरण दाब से भी क्या हो, ज्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में विलयन में जो विलायक के कण है या पानी के कण है वो शुद्धता की ओर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है।
ठीक है। इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इस विधि के द्वारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है। औद्योगिक अपशिष्टों में प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है और एंजाइम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये तो यस सुने हो सर। ना? यहाँ क्या है, पूरी समुद्र ही समुद्र है कि नहीं है? तो वहां पर प्योर वाटर कैसे प्राप्त करते हैं? वहां पीने के लिए पानी कम है, आपको सबको पता ही नहीं पता है। तो वहां पर समुद्री वाटर है जो कि क्या है, तुम्हारा नमक से भरा हुआ है। तो वहां पर पानी को प्योर करने के लिए इसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का। उसमें क्या करते हैं, एक साइड सॉल्ट वाटर डाल दिए। ठीक है। अब यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसमें हम लोग बाहर से या वो जो भी क्रिया होती है वो लोग बाहर से क्या करेंगे, दाब देंगे। अब दाब इतना देगा कि जो विलायक में या विलयन में जो विलायक के कण है या पानी के कण है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्धता की ओर क्या करता है, मूव करने लगता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे करके ही जो समुद्री इलाका होता है वहां पर वाटर को पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र जहां पर ये क्रियाएं होती है या जहां पर समुद्री क्षेत्र है। ईरान, इराक, सऊदी अरब के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? वहां पर पानी कम है, सुने हो ना? तो वहां पानी पीने के लिए योग्य कैसे बनाया जाता है? इसी सिस्टम के थ्रू बनाया जाता है। ठीक। फिर प्रासवन दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, प्रासवन दाब के आधार पर विलयन के प्रकार आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है समप्रासरी विलयन। समप्रासरी विलयन कहने का मतलब ये होता है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं क्या? सब लोग भग रहे हो? कितने लोग बचे हो? 18